वो देना। चलिए, तो लास्ट टाइम आपके डिविजिबिलिटी के रूल चल रहे थे, है ना। और डिविजिबिलिटी के रूल में हमने लास्ट 9 का बात किया था कि भाई 9 का जो रूल है वो सेम 3 का रूल है कि 9 का रूल क्या है कि यदि किसी संख्या के कुल अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगी। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी के रूल को आप हल्के में मत लेना। ये डिविजिबिलिटी के रूल, एक तो इन पे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, और दूसरा डिविजिबिलिटी के रूल जो है ना, अगर आप इनको यूज़ करना सीख गए तो आप पाओगे कि कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलती है। अक्सर जब आप कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो आप पाओगे कि जैसे कई बार डिवाइड देना पड़ता है। अब हमें डिविजिबिलिटी के रूल नहीं पता तो फिर हम चेक ही करते रहते हैं कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। और लेकिन अगर डिविजिबिलिटी के रूल पता है तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी पता चल जाता है कि कौन नंबर किससे कटेगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कैलकुलेशन में भी काम आते हैं और दूसरा इन पे अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे, तो नंबर सिस्टम चैप्टर में डिविजिबिलिटी के रूल पे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 9 का रूल था कि आपका यदि किसी संख्या के कुल अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, 9 से विभाजित। जैसे अगर हम बात करते हैं ये एक नंबर है, अब ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसके क्या करो आप, सम ऑफ डिजिट। हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 9 का रूल है कि अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, और अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या हमेशा 9 से डिविजिबल। अब अगर इसका आप सम ऑफ डिजिट करोगे तो 7 और 5 कितना, 12, फिर 12 2 कितना आपका 14, 14 4 कितना 18, 18 3 कितना 21, और 21 और 6 27। तो इस नंबर का जो सम ऑफ डिजिट है, जो अंकों का योग है, वो 27 है। और जब सम ऑफ डिजिट आपका 27 है तो 27 9 से डिविजिबल है। और अगर किसी नंबर का सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या हमेशा 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, बाकी करना ऐसे नहीं है। मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया था कि आप इसमें 9 के मल्टीपल बनाओ। ठीक है, बजाय आप जोड़ने के 9 के मल्टीपल बनाओ, जैसे 7 और 2 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, पूरे पूरे बन गए। ठीक है, 9 के पूरे पूरे मल्टीपल बनने चाहिए। और अगर 9 के पूरे पूरे मल्टीपल बन रहे हैं तो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, बजाय सम ऑफ डिजिट करने के। ठीक है, अच्छा बाय द वे, जैसे मान लो एक अंक और होता तो अब आप या तो अंकों का योग करो, और अंकों का योग करोगे तो 30 आएगा। अब 30 9 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। या फिर अगर सम ऑफ डिजिट की बजाय अगर 9 के मल्टीपल बनाओगे तो 7 2 9, 5 4 9, 6 3 9, 3 छूट गया। अब 9 के पूरे पूरे मल्टीपल कहाँ बने? ठीक है, 9 के पूरे पूरे मल्टीपल बनने चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो अगर 9 के पूरे मल्टीपल बन रहे हैं तो इसका मतलब नंबर 9 से डिविजिबल होगा, और अगर 9 के मल्टीपल नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी अगला 10 का करने की जरूरत नहीं है। क्यों? 10 का सिंपल है कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा कब? जब उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 0। क्योंकि 10 के जितने भी मल्टीपल होते हैं उनका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है। तो अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है तो वो नंबर हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए 10 का कोई खास कुछ नहीं है। अब आते हैं थोड़ा 11 पे और लास्ट रूल, क्योंकि मैंने कहा सारे रूल भी याद नहीं किए जा सकते। और पहली बात तो कितने रूल हम याद रखें। ठीक है भाई, डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो काउंटिंग जो होती है, वो गिनती जो होती है, वो इनफाइनाइट तक होती है, अनंत तक। तो ऐसे तो पता नहीं कितने रूल होंगे, तो कितने रूल हम याद रखेंगे? तो सारे रूल याद भी नहीं हो सकते, ना ही इतने रूल हैं। तो आपके जो बेसिक रूल हैं वो 11 तक हैं। 11 तक आप रूल याद रखो। उसके बाद के लिए फिर मैं टेक्निक बताता हूं कि 11 से बड़े नंबर का कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर आपका जो है 11 से बड़ा जो भी नंबर होगा उससे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। उसके लिए फिर बात करेंगे टेक्निक क्या है। तो लास्ट रूल आपका 11 का बनता है, और 11 का रूल है विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, ठीक है, विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, ध्यान समझना, गड़बड़ मत
करना, विषम स्थानों के अंकों का योग, क्योंकि कई लोग इसका मीनिंग गलत भी समझते हैं। विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, के अंकों का योग, ठीक है। सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट विल बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11, बराबर होना चाहिए 0 या 11 का गुणज, ठीक है। विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग बराबर होना चाहिए 0 या 11 का गुणज। सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट बराबर या तो आएगा 0 और या आना चाहिए 11 का मल्टीपल। अगर 0 या 11 का मल्टीपल आता है तभी नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नंबर कभी भी 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता, ठीक है। विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, 0 या 11 का गुणज। 11 का गुणज मतलब 11, 22 इस टाइप से 11 के मल्टीपल आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रूल लिखाया होगा मैंने पहले, उसी को चेक कर लेते हैं कि यदि कोई संख्या किन्हीं 3 अंकों के 2 बार की रिपीटिशन से बनी हो तो ऐसी संख्याएं हमेशा 7, 11, 13 से विभाजित होती है ना। इसी को चेक कर लेते हैं। तो ऐसे जो नंबर होते हैं ये हमेशा 7, 11, 13 से होते हैं। तो अगर 7 का डिवाइड दोगे तो जाएगा, 13 का दोगे तो जाएगा और 11 का दोगे तो जाएगा। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं 11 के रूल पे, क्योंकि हमने 11 का रूल क्या कहा, हमने कहा अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल है तो उसका हमेशा विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर होगा वो 0 या 11 का मल्टीपल होगा। अब देखिए आप, अब थोड़ा समझना, हाँ, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का मतलब क्या है। ऑड प्लेस और इवन प्लेस, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग नहीं कहा मैंने कहा विषम स्थानों का योग। मतलब जैसे ये 7 है ये 1 नंबर पे है, ये 3 आपका 2 नंबर पे है, ये 6 आपका 3 नंबर पे है, ये 7 आपका 4 नंबर पे है, 3 आपका 5 नंबर पे है और 6 नंबर पे है। तो जब आपने नंबरिंग की, जब इनको पोजीशन दिया तो कोई ऑड प्लेस पे पड़े होंगे, कोई इवन प्लेस पे पड़े होंगे। जैसे ये 7 1 नंबर पे है तो यानी ये ऑड प्लेस पे हुआ, ये 6 3 नंबर पे है, इस 6 का जो पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन पे 3 नंबर पे है तो यानी ये ऑड प्लेस पे हुआ। ये जो 3 है ये 5 नंबर पे है तो ये ऑड प्लेस पे हुआ। तो विषम स्थानों के अंकों का योग, ये है ऑड प्लेस पे। ऑड नंबर का सम नहीं कह रहा मैं, आप ये मत सोचना कि 7 3 6 7 3 6 में ऑड नंबर का सम। ऐसा तो फिर ऑड नंबर 7 भी है, 3 भी है, 7 भी है, 3 भी है। तो मैंने कहा विषम संख्याओं का योग नहीं बोल रहा मैं कह रहा विषम स्थानों के अंकों का योग। जो अंक, जो डिजिट ऑड प्लेस पे हैं, तो ऑड प्लेस पे एक ये 7 है 1 नंबर पे, एक ये 6 है कितने नंबर पे 3, तो 3 ऑड नहीं होता ऑड प्लेस पे। फिर आपका ये 3 है 5 नंबर पे तो ये ऑड प्लेस पे हुआ। तो विषम स्थानों के अंकों का योग मतलब, अब देखो 7 + 6 + 3 ये है ऑड प्लेस पे, तो ये हुआ विषम स्थानों के अंकों का योग। और माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, तो इवन प्लेस पे बताओ कौन कौन है, 3 7 और 6, तो 3 + 7 + 6, ठीक है। ये 2 नंबर पे है, ये आपका 7 जो ये 7 है ये 4 नंबर पे है और 6 आपका 6 नंबर पे है, तो ये है इवन प्लेस पे। तो अब विषम स्थानों के अंकों का योग 7 6 13 3 16 और -3 7 और 10 6 16 और 16 में से 16 गया कितना 0। तो यानी हमने क्या पाया इस नंबर में, हमने पाया कि इस नंबर का ऑड प्लेस का सम में से अगर इवन प्लेस का सम लेस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 11 का रूल कहता है कि कोई भी नंबर 11 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके विषम स्थानों के अंकों का योग में से अगर सम स्थानों के अंकों का योग घटाएं
और रिजल्ट क्या है, या तो 0 या 11 का मल्टीपल। जैसे एक और देख लो, या इसी को देख लो, ऐसे नहीं करना, थोड़ा समझना फटाफट कैसे करना है। जैसे 736 था ना, अब विषम स्थानों के अंकों का योग, तो थोड़ा सा अभी तो मैंने आपको नंबरिंग करके दिखाई, पर ऐसे नहीं करना, थोड़ा समझना। हमेशा जो पहले नंबर पे होगा वो ऑड प्लेस पे होगा, इसके बाद सीधा एक एक छोड़ के चलो, सीधा क्या चलो, एक एक छोड़ के, तो 7 6 13, 13 3 16, माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, तो जो दूसरे नंबर पे होगा ये इवन पे होगा, और फिर एक एक छोड़ के चलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नंबरिंग कर रहे, नंबरिंग कुछ नहीं करनी भाई। विषम जो पहले नंबर पे होगा वो ऑड प्लेस पे होगा ना, तो उसके बाद एक एक छोड़ के चलो। तो मैंने कहा 7, उसके बाद सीधा 6 पकड़ो 13, और फिर 3 पकड़ो 16, माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, तो जो दूसरे नंबर पे होगा वो इवन प्लेस पे होगा, और फिर एक एक छोड़ के चलो, 3 7 और 6, 3 के बाद सीधा एक छोड़ के 7, फिर एक छोड़ के 6, तो 3 और 7 कितना, 10 और 6 16, तो 16 माइनस 16 कितना आ रहा, 0। तो अगर विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग 0 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर होगा ये आपका क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ऐसी एक नंबर 725 134 1। अब देखो इसको, अब ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो अब देखो विषम स्थानों के अंकों योग 7 और 5 12, 12 3 15, 15 1 16, माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, तो यहाँ पे सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे तो 2 और 1 3, ठीक है, और फिर 3 और 4 7। अब 16 में से 7 गया कितना, 9, तो यानी यहाँ पे तुम देख रहे हैं ना तो 0 आया ना आपका क्या आया, 11 का मल्टीपल। तो यानी कहने का अर्थ है कि ये नंबर आपका जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 725 134 1 में अगर हम देखें तो विषम स्थानों के अंकों का योग बन रहा था 7 और 5 12, ठीक है, 12 के बाद फिर ये 3 उठाओ, 12 और 3 15, और 15 1 16, और माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, तो सम स्थान तो जो दूसरे नंबर पे होगा वो इवन प्लेस पे होगा, और इसके बाद फिर एक एक छोड़ के चलो, तो 2 और 1 आपका 3, और फिर 3 और 1 आप 3 और 4 कितना आपका 7, और 16 में से 7 गया आपका जो है 9, तो ना तो 0 है ना 11 का मल्टीपल है, तो यानी ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी में देखो थोड़ा सा चेंज कर लूँ, यहाँ पे एक नंबर 2 लिखता हूँ, ठीक है, तो अब देखो विषम स्थानों का योग 7 और 5 12, ठीक है, और 12 3 कितना आपका 15, ठीक है, या इसको 4 कर लो, तो 7 और 5 12, और 12 4 कितना 16, और फिर आपका देखो 2 और 1 आपका 3 और 2 5, अच्छा 16 में से 5 गया, तो यानी अब तुम देख रहे हैं कि 11 का मल्टीपल आया, क्या आया, 11 का मल्टीपल। तो यानी ये नंबर जो 725142 है ये आपका जो है 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके विषम स्थानों के अंकों का योग में से जब हम सम स्थानों के अंकों का योग घटा रहे तो ये नंबर आपका क्या है भाई, आपका या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल, और इसके विषम स्थानों के अंकों के योग में से जब हम सम स्थानों के अंकों का योग घटा रहे तो 11 आ रहा है, क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। तो यानी ये जो नंबर है ये आपका 11 से डिविजिबल होगा। तो ध्यान रखना कि 11 का रूल है कि यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो वो नंबर हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। तो जैसे ये 2 एग्जाम्पल थे, एक 736 ये तुमने रूल पहले पढ़ा भी था कि अगर कोई संख्या किन्हीं 3 अंकों के 2 बार की पुनरावृत्ति से बनती है तो ऐसी संख्या हमेशा 7 11 13 से। तो यहाँ पे थोड़ा प्रूफ करके भी देख लो, प्रूफ भी हो रहा है, क्योंकि इसके विषम स्थानों के अंकों का योग में से अगर हम सम स्थानों के अंकों का योग घटा रहे तो 0 आ रहा है, तो और जब 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा। वहीं अगर हम देखें, एक नंबर मैंने और बनाया था अभी पहले, लेकिन उसका विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग ना तो 0 था ना 11 का मल्टीपल था, तो जब 0 भी नहीं था 11 का मल्टीपल भी नहीं था तो वो नंबर फिर कभी 11 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। और वहीं मैंने अगर जब थोड़ा सा चेंज किया है ना, तो इसका तुम देख रहे हैं कि विषम स्थानों के अंकों योग 7 5 12, फिर 12 4 आपका कितना 16 ऑड प्लेस पे, ठीक है, पहला पकड़ो उसके बाद एक एक छोड़ के चलो, ठीक है, तो 7 पहले नंबर पे है, तो 7 के बाद सीधा एक छोड़ के 5 7 5 12, फिर एक छोड़ के 4 12 4 16, और माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, तो जो दूसरे नंबर पे होगा वो इवन प्लेस पे होगा, फिर एक एक छोड़ के चलो, तो 2 और 1 3 और 2 5, और 16 में से 5 गया 11,
तो यानी यहां पे हम देख रहे हैं कि विषम स्थानों के अंकों का योग में से जब हम सम स्थानों के अंकों का योग घटा रहे तो 11 आ रहा है। तो जब 11 आ रहा है तो 11 11 का मल्टीपल है, तो यानी ये नंबर अगर तुम डिवाइड करोगे 11 से तो इसमें डेफिनेटली 11 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये हैं डिविजिबिलिटी के कुछ बेसिक रूल। ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इन पे कैलकुलेशन में भी काम आएंगे और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं डिविजिबिलिटी के रूल पे। ठीक है, तो 2 का रूल बताया था मैंने सबसे पहले कि 2 का रूल क्या है, यूनिट डिजिट इवन। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या हो तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, 2 से विभाजित। फिर 3 का रूल बताया था, तो 3 का रूल था कि संख्या के अंकों का योग। ठीक है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगी। फिर 4 का बताया था कि यदि किसी संख्या के दाईं ओर के 2 अंक या जिनको हम इकाई दहाई बोलते हैं, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट या उनको हम इकाई दहाई भी बोलते हैं, तो दाईं ओर के 2 अंक या इकाई दहाई या तो 4 से विभाजित हो या 0 हो। तो अगर 4 से विभाजित हो या 0 हो तो वो संख्या हमेशा 4 से डिविजिबल होगी। बाकी 5 का मैंने कहा कुछ नहीं है, 0 या 5 यूनिट डिजिट होना चाहिए, 0 या 5। फिर 6 का है कि अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या हमेशा 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अगर दोनों से डिविजिबल, ऐसा नहीं कि 2 से है 3 से नहीं है, या 3 से है 2 से नहीं है, तब नहीं, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। और अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो नंबर हमेशा 6 से भी होगा। फिर उसके बाद 7 का वैसे मैंने कहा था रूल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 7 की 3 कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है। फिर भी 7 का रूल अगर हम बात करें तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने का मेथड, वैसे तो मैंने कहा था कि 7 के केस में क्या है कि आप डायरेक्ट डिवाइड ही दे लो, वो ज़्यादा बढ़िया पड़ता है बजाय रूल के। ठीक है, लेकिन फिर भी 7 के रूल की अगर हम बात करें तो 7 का रूल है कि यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, और यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिमेनिंग नंबर में से लेस करते हैं, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है तो नंबर आपका हमेशा 7 से डिविजिबल होगा। बशर्ते मैंने कहा था कि 7 का रूल बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, 7 की मेन 3 कंडीशन है और उन 3 कंडीशन पे डायरेक्ट पेपर में कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब वो 7 की 3 कंडीशन क्या क्या है, तो पहली कंडीशन थी कि यदि कोई संख्या किसी एक अंक के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वो संख्याएं हमेशा 7 से विभाजित होती हैं। परंतु मैंने कहा था ऐसी संख्याएं हमेशा 11 और 13 से भी विभाजित होती हैं। तो सिंगल डिजिट 6 टाइम, ठीक है, और अगर कोई नंबर सिंगल डिजिट के 6 टाइम लिखने से बनी हो तो ऐसे नंबर हमेशा 7 से डिविजिबल होंगे और ऐसे नंबर 11 और 13 से भी होंगे। फिर 7 की सेकंड कंडीशन थी कि 2 अंक 3 बार, यदि कोई संख्या किन्हीं 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो ऐसी संख्याएं भी हमेशा 7 से विभाजित होंगी, परंतु ऐसी संख्या 13 से भी होंगी, ध्यान रखना। ठीक है, 7 और 13 दोनों से होती हैं। फिर अगला था कि 3 अंक 2 बार, और अगर कोई संख्या किन्हीं 3 अंकों के 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो ऐसी संख्याएं भी हमेशा 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होती हैं। तो ये 7 की 3 कंडीशन है जिन पे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। कई बार आसान आता है, कई बार थोड़ा घुमा के भी आता है। ठीक है, तो आसान वाले तो मैंने डायरेक्ट बताया, बाकी घुमा के कैसे आएंगे वो हम चैप्टर में करेंगे। फिर 8 का, तो 8 का रूल है कि आखिरी के 3 अंक या जिनको हम इकाई दहाई सैकड़ा बोलते हैं, तो अगर किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक या इकाई दहाई सैकड़ा 0 हो या 8 से विभाजित हो तो वो नंबर हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। 9 का था कि अंकों का योग, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या हमेशा 9 से डिविजिबल होगी। फिर आपका 10 का सिंपल है कि यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या हमेशा 10 से डिविजिबल होगी। फिर है 11 का, विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। अगर किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों के योग में से सम स्थानों के अंकों का योग घटाएं और रिजल्ट या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल, तो वो नंबर भी हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। अब यहां तक तो ठीक है भाई, 11 तक, परंतु इसके बाद के लिए क्या है ना कि अगर हमें चेक करना हो कि कोई नंबर 24 से डिविजिबल है कि नहीं है, या कोई नंबर किसी भी नंबर से पूछ ले, क्योंकि कई बार आपका जो है आता है पेपर में, क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी बनते हैं पेपर में। जैसे ये है एक क्वेश्चन कि निम्न में से
कौन सी संख्या 24 से विभाजित है? विच वन इज डिविजिबल बाई 24? अब कौन होगी 24 से विभाजित? तो एक तरीका तो यह है कि तुम सब में 24 का भाग देते रहो, है ना, और पूरे पेपर में 2-4 प्रश्न करके आओ। और एक है कि अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल और उनके यूजेस पता हैं तो तुम आसानी से पकड़ लो। तो देखो 11 से बड़े जो भी नंबर है, कोई बता सकता है कि इनमें से कौन सी संख्या 24 से डिविजिबल होगी? इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 24 से विभाजित होगी? निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है? विच वन इज डिविजिबल बाई 24? तो अब देखो बता वही पड़ेगा, वही बता सकता जिसको रूल पता होगा या टेक्निक पता होगी कि भाई बड़े नंबरों में, ठीक है, छोटे में 11 तक तो चलो तुम्हें पता है रूल, लेकिन 11 से ऊपर के जो नंबर होंगे कुछ भी, ठीक है, 75 का पूछ लिया, कभी कभी तुम्हें 56 का पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी संख्या 56 से विभाजित है, पूछ लिया कि 99 से कौन सी विभाजित है, कुछ भी नंबर बोले तो भाई हम भाग थोड़ा देंगे, कब तक डिवाइड करेंगे? तो आप याद रखना 11 से बड़े नंबरों के लिए जब भी आपको 11 से बड़े नंबरों की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो हमेशा नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ो। नंबर को तोड़ो किस में? को प्राइम फैक्टर में। संख्या के सह अभाज्य गुणनखंड करो। और को प्राइम फैक्टर मतलब, को प्राइम फैक्टर मतलब है वो तो सह अभाज्य, तो हिंदी में मैं भी बोल रहा हूं। को प्राइम फैक्टर कहते किसको हैं? एक होते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है, एक होते हैं प्राइम फैक्टर और एक होते हैं को प्राइम फैक्टर। तो को प्राइम फैक्टर मतलब हाँ, जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उनको को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। जिन संख्याओं का HCF क्या होता है? 1। अब HCF भी नहीं पता होगा कईयों को, तो छोड़ दो फिलहाल। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो वो को प्राइम है। फॉर एग्जाम्पल 6 और 8 में क्या कुछ कॉमन दिख रहा? दिख रहा क्या? 2। अरे 6 में 2 छुपा है, 8 में भी 2 छुपा है, तो दैट मीन्स ये को प्राइम नहीं है। ये को प्राइम नहीं है। 6 और 8 में 2 कॉमन होता है, ठीक है। मैं तुम्हें कहूं 10 और 15 को प्राइम है, नहीं है। 10 और 15 में 5 कॉमन है, 10 और 15 में आपका 5 कॉमन होता है। मैं कहूं कि 4 और 7 को प्राइम है, बिल्कुल है। 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है और अधिकतम जो कॉमन है वो 1 है। 1 तो सब में होता है ना, और अधिकतम कॉमन क्या है? तो HCF 1 ही तो हुआ। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अधिकतम 1 कॉमन आए तो वो HCF 4 और 7 का क्या? वही 1 तो सब में होता है ना कॉमन। हमने कहा 6 8 में कॉमन है, बिल्कुल है, क्या है? 2। हमने कहा 10 15 में 5 कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं है। 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, पर 1 तो है ही। तो यानी कहने का अर्थ है कि जब 1 कॉमन है तो अधिकतम कॉमन 1 आया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही तो हुआ। अरे HCF का मतलब क्या होता है? HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? H मतलब हाईएस्ट, C मतलब कॉमन, F मतलब फैक्टर, ठीक है। तो अधिकतम जो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और इनका जो अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है, तो इनका HCF 1 बोल आ रहा है। तो या तो आप ऐसा बोल दो कि जिन संख्याओं का HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है उनको हम को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। और अगर मैंने कहा HCF में दिक्कत है, अगर नहीं पढ़ा, नहीं आता भी, तो बाद में तो खैर मैं LCM HCF बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लो कि भाई जिन नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो, जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो, वो को प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा 4 7, या मैं कहूँ 8 और 9 भी को प्राइम है। 8 और 9 में कहाँ कुछ कॉमन होता है? कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। 6 और 3 में 3 कॉमन है, को प्राइम नहीं होंगे। 6 और 3 में 3 कॉमन है, तो को प्राइम नहीं होंगे। 8 9 है, 8 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। या फिर बोलोगे अधिकतम 1 कॉमन है, भाई 1 तो सब में होता है,
तो जब इनमें अधिकतम 1 कॉमन है तभी तो इनका HCF 1 है। तभी तो हम कह रहे कि जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उनको हम को प्राइम कहते हैं। जिन संख्याओं का HCF 1 होता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 8 और 9 में हाईएस्ट कॉमन क्या है? 1 ही तो है भाई। 1 इसका फैक्टर है, 1 इसका भी है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही तो हुआ इन दोनों का। मैंने कहा अगर HCF में दिक्कत है तो छोड़ो, फिलहाल उस पचड़े में ना पढ़ो, बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे। फिलहाल आप इतना बेसिक समझो कि जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो उनको कहते हैं को प्राइम। ठीक है, तो 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये को प्राइम हुए। 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये को प्राइम हुए। 8, 9, 13 ये भी को प्राइम है। 8, 9, 13 में भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि को प्राइम केवल 2 ही हो सकते हैं, कई सारे नंबर भी हो सकते हैं को प्राइम। लेकिन को प्राइम होने के लिए मिनिमम 2 नंबर चाहिए। को प्राइम होने के लिए मिनिमम कितने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 संख्याएं चाहिए। क्योंकि एक होता है जैसे प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं तो इसकी डेफिनेशन है, प्राइम नंबर तुम सेपरेट सेपरेट भी बोल सकते हो। 2 हमने कहा एक प्राइम नंबर है, 3 हमने कहा एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, मतलब जो संख्याएं किसी से विभाजित नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर मैं को प्राइम की बात करूं तो को प्राइम नंबर कभी सिंगल नंबर तुम बोल ही नहीं सकते। को प्राइम होने के लिए मिनिमम 2 नंबर चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा को प्राइम कब होंगे? जिन संख्याओं का HCF 1 होगा। तो HCF 1 या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो दैट मीन्स कम से कम 2 नंबर तो होने चाहिए। तो को प्राइम नंबर अगर हम बात करते हैं तो कम से कम 2 संख्याएं, मैक्सिमम कितनी भी हो जाए। ठीक है, तो जैसे 4, 7 को प्राइम है, 8, 9, 13 को प्राइम है। ठीक है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आपका क्या है? जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो उनको कहते हैं को प्राइम। तो हम बात कर रहे थे कि 11 से बड़े नंबरों की डिविजिबिलिटी चेक करने की, कि हमें कैसे पता चलेगा कि बड़े नंबरों में कि कोई नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं है, या कोई नंबर 15 से डिविजिबल है कि नहीं है, या कोई नंबर 18 से डिविजिबल है कि नहीं है, या कोई नंबर आपका जो है 22 से डिविजिबल है कि नहीं है, 24 से, 36 से, 45, कुछ भी। तो जब भी तुम्हें 11 से बड़े नंबरों की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, नंबर के करो को प्राइम फैक्टर, सह अभाज्य गुणनखंड, और उनसे चेक कर लो। अगर किसी नंबर के को प्राइम फैक्टर, जैसे 24 था, कि कौन सी संख्या 24 से विभाजित है, तो 24 के करेंगे को प्राइम फैक्टर। और अगर मैं 24 के को प्राइम फैक्टर करूंगा तो 24 के को प्राइम फैक्टर है 3 और 8। 8 3 24 नहीं होता। फैक्टर करने हैं, पर फैक्टर कैसे करने हैं? को प्राइम होने को 6 चौको 24 भी होता है, लेकिन 6 और 4 को प्राइम नहीं है। 6 और 4 में 2 कॉमन बनता है, या 6 और 4 का HCF 2 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और 4 में 2 नहीं है, बट 6 और 4 में अगर तुम कॉमन लेना चाहोगे तो अधिकतम क्या कॉमन लोगे? 6 4 में 2। तो जब अधिकतम 2 कॉमन ले रहे हो तो HCF 2 बन रहा, या 6 और 4 में 2 कॉमन है। मैंने कहा छोड़ो फिलहाल HCF वाला कॉन्सेप्ट। तो को प्राइम मतलब कि ऐसे नंबर जिनमें कुछ कॉमन ना हो। तो 24 होने को 6 चौको 24 होता है, लेकिन 6 4 को प्राइम नहीं है, क्योंकि 6 और 4 में 2 कॉमन है। होने को 12 दूनी 24 भी होता है, होने को 12 दूनी 24 भी होता है, लेकिन फिर 12 2 में 2 कॉमन है, तो यानी 12 और 2 भी को प्राइम नहीं हुए। फिर अब होने को 8 3 24 भी होता है, लेकिन 8 और 3 को प्राइम है। 8 और 3 में, या 3 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, अधिकतम एक ही कॉमन है। क्यों? 3 और 8 में अगर कॉमन लोगे तो क्या लोगे आप? 1 के अलावा और कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते, तो यानी अधिकतम 1 कॉमन ले सकते हो ना। तो इसीलिए तो 3 और 8 का HCF 1 है। या मैंने कहा आप सिंपल इतना समझ लो कि को प्राइम फैक्टर का अर्थ है कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो 3 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इन चारों में से वो नंबर 24 से डिविजिबल होगा जो 3 और 8 दोनों से होगा। जो 3 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा वो 24 से डिविजिबल होगा। अब देखो 3 और 8 का रूल तुम्हें पता है, 5 4 9 आउट। क्यों? 3 और 8 दोनों से चेक करना है, तो 5 4 9, 5 2 2 7, ठीक है, या 5 3 8 और 1 9, 2 बच गया। तो यानी ये आपका 3 से डिविजिबल, और जब ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 24 से भी नहीं होगा।
चाहे 8 से हो भी जाए, चाहे 8 से हो भी जाए, क्योंकि वो नंबर 24 से डिविजिबल होगा जो 3 और 8 दोनों से होगा। ठीक है, जब बड़े नंबरों की बात आए तो उसके को प्राइम फैक्टर करो, और अगर नंबर को प्राइम से डिविजिबल है तो उस नंबर से भी होगा। तो अगर मुझे बताना है कि कौन सी संख्या 24 से डिविजिबल है, तो आप 24 के को प्राइम फैक्टर करो 3 8, और जो ऑप्शन 3 और 8 से डिविजिबल होगा वो डेफिनेटली 24 से भी होगा। तो तुमने पाया ये 3 से नहीं है, 5 4 9, 5 3 8 1 9, 2 बच गया, तो ये नहीं है, तो आउट। अब देखो 5 4 9, 3 और 2 5, तो 3 के पूरे पूरे मल्टीपल कहाँ बने, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल कहाँ है, मैंने कहा 3 का क्या कहा, मैंने कहा या तो अंकों का योग कर लो भाई, या तो अंकों का योग कर लो, या मैंने कहा सबसे बेस्ट होता है ना 3 के मल्टीपल बना के आउट करो, 3 के मल्टीपल बना के आउट करो। तो 3 के मल्टीपल बना के करो तो 1 3 आउट, 5 4 9 आउट, 3 के मल्टीपल, और आप बचे 1 और 1 2, 2 3 का मल्टीपल कहाँ है, तो 3 के पूरे पूरे मल्टीपल कहाँ बन गए, तो आउट। 3 का मल्टीपल 3 आउट, 5 और 1 6 आउट, 5 और 2 7 और 2 9 बन रहे हैं पूरे पूरे। ये 3 से पूरे, इसमें 3 के पूरे पूरे मल्टीपल हैं। और ये अगर मैं 8 से बात करूं तो ये 8 से भी डिविजिबल है। 8 का रूल, आखिरी के 3 अंक, और आखिरी के 3 अंक 352, और 352 में जब 8 का दोगे तो 8 चौको 32, फिर 3 बचा, फिर 8 चौको 32, तो यानी ये 8 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर 3 से भी है और 8 से भी है, तो इसका मतलब 24 से भी होगा। वैसे ख़त्म यहीं पे, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए देख लो। अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 24 से नहीं होगा डिविजिबल। 3 का मल्टीपल आउट, फिर 3 का मल्टीपल आउट, 4 3 12, 3 का मल्टीपल आउट, फिर भी 1 बच गया, फिर भी क्या बच गया, 3 के पूरे पूरे मल्टीपल होने चाहिए ना, फिर भी 1 बच रहा है तो यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये अगर 8 से हो भी जाए, जैसे ये 8 से है, देखो क्यों, आखिरी के 3 अंक 464, 8 पंजे 40, 6 64 8 8, ये 8 से डिविजिबल है, परंतु 3 से नहीं था। और जब 8 से और 3 से नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर, ठीक है, 24 से डिविजिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन, आते हैं पेपर में ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन, आप ये मत सोचिएगा कि पेपर का अर्थ मतलब कि सिर्फ बड़े बड़े आते होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक स्क्वायर पे मैंने बताया था, कहीं अगर पुराने पेपरों को उठाओगे तो आपको स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे कई बार पेपरों में, कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है, और बड़े बड़े नंबर होंगे। तो उसके लिए मैंने बताया कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसकी क्या कंडीशन है कि उस नंबर का यूनिट डिजिट एक तो 2 3 7 8 कभी नहीं होगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो गया तो वो नंबर कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके आखिरी के जो 2 अंक होते हैं वो 1 से 24 के जो स्क्वायर होते हैं उनके जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वो होते हैं। अगर किसी नंबर के आखिरी के 2 अंक में तुम्हें 1 से 24 तक के स्क्वायर के आखिरी के 2 अंक नहीं दिख रहे तो वो नंबर भी कभी किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि आता है पेपर में इस पे भी क्वेश्चन। अब जिसको नहीं पता होगा तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि सबका वर्गमूल निकालते रहो, सबका वर्गमूल निकालते रहो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बनेगा, पेपर वाला गधा थोड़ना कि वो तुमको 4 ऑप्शन चेक करने के लिए बनाएगा क्वेश्चन, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनाएगा कि किसी का यूनिट डिजिट या तो 2 3 7 8 में से कोई डाल देगा, या उसके आखिरी के 2 अंक जो होंगे वो 1 से 24 तक के स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वो नहीं देगा वो, क्योंकि आप 1 से लेकर इनफाइनाइट तक का स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, आपको ये मिलेगा कि जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट उनके लास्ट डिजिट ना तो कभी 2 हो सकता, ना 3 हो सकता, ना 7 हो सकता, ना 8 हो सकता, एक। और दूसरी बात कि आखिरी के जो 2 अंक होंगे वो हमेशा 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगे, 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे, और ऐसी मैंने कहा डिविजिबिलिटी पे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि निम्न में से कौन संख्या 24 से विभाजित है, तो भाई 24 से कौन डिविजिबल है, तो आप 24 के करो को प्राइम फैक्टर, और जब 24 के को प्राइम फैक्टर करेंगे तो 8 3 24 या 3 8 24, 24 टूटेगा 3 8 में, और जो ऑप्शन 3 और 8 से डिविजिबल होगा वही 24 से डिविजिबल होगा, ठीक। ऐसी
नोट भी करते रहना हाँ इनको। अगला है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो 99 से डिविजिबल होंगे और एक ऑप्शन होगा जो नहीं होगा। थोड़ा क्वेश्चनों को भी समझा करो, कई बार इनमें भी कंफ्यूजन होता है और नहीं है और नहीं है। यहाँ ये नहीं बोला कि कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। अगर ऐसा होता तो एक ऑप्शन डिविजिबल होता तो उस पर तुम टिक मार देते, और यहाँ है कि 99 से विभाजित नहीं है तो इसका मतलब 3 होंगे और एक नहीं होगा। अब देखो फिर वही बात, कोई भी संख्या 99 से विभाजित होगी कि नहीं होगी कैसे पता चलेगा? तो 99 का करो को प्राइम फैक्टर, और जब 99 के को प्राइम फैक्टर करोगे तो 11 और 9, 11 नंबर 99, 11 नंबर 99, ठीक है। हमेशा नंबर को को प्राइम फैक्टर में तोड़ो, तो 99 के जब को प्राइम फैक्टर करेंगे तो 11 और 9। अब जो ऑप्शन 11 और 9 से डिविजिबल होगा वो 99 से भी होगा, और जो 11 और 9 में से किसी से भी विभाजित नहीं है तो वो 99 से भी नहीं होगा। तो कर लेते हैं जरा चेक, पहले 9 का ही कर लेते हैं फटाफट। 6 3 9, 8 1 9, 4 5 9, मतलब ये आपका क्या है 9 से डिविजिबल है, ठीक है, 9 से है। अब 11 का चेक करो, या फिर एक काम करो पहले चारों ऑप्शन में 9 चेक कर लो, एक आध तो आउट हो ही जाएंगे। अब अगले ऑप्शन में देखो 7 2 9, ठीक है, फिर आपका 5 5 10 7 17 1 18, ये भी 9 से डिविजिबल है पूरा पूरा, यहाँ भी 9 के पूरे पूरे मल्टीपल बन रहे हैं। फिर देखो अगला 8 1 9, फिर आपका 4 7 11, 11 4 15 3 18, ये भी आपका 9 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे कि आपका 8 5 13, 13 5 18, 9 का मल्टीपल बन गया, पूरा पूरा भी मत जोड़ो लंबा लंबा, ठीक है, उसमें आपका क्या है फिर कैलकुलेशन भी बढ़ती है। मैंने कहा या तो खट खट 9 के क्या बनो मल्टीपल ढूंढो, और अगर 9 के मल्टीपल ढूंढने में दिक्कत आ रही तो जोड़ लो, पर बड़े बड़े पूरा मत जोड़ो, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ो। 9 का एक मल्टीपल बना आउट, जैसे मैंने किया 8 5 13 5 18, 9 का बन गया आउट। फिर 8 और 6 14, और 14 और 7 करोगे तो कितना 21, तो ये 9 से डिविजिबल। तो समझ जाओ कि अगर ये 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये 99 से भी विभाजित नहीं हो सकता, चाहे ये 11 से डिविजिबल हो भी जाए, चाहे ये 11 से डिविजिबल हो भी जाए, क्योंकि 99 से वही संख्या विभाजित होगी जो 9 और 11 दोनों से विभाजित हो। और अगर कोई संख्या 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है तो वो संख्या हमेशा 99 से होगी। और उसने कहा था कौन सी संख्या ऐसी है जो 99 से विभाजित नहीं है, तो 99 से विभाजित नहीं है का अर्थ है मतलब क्या समझे? अरे वो ऑप्शन आंसर होगा जो या तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा या 11 से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चनों को भी समझा करो। हाँ, 99 से विभाजित नहीं है का मतलब अरे 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो 99 से होंगे, और जब 99 से होंगे तो इसका मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो 9 और 11 दोनों से होंगे, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो या तो 9 से नहीं होगा, या तो जरूरी नहीं है, क्या पता ये 9 से हो जाता पर 11 से ना होता, ठीक है। तो मैंने पहले 9 का रूल चेक किया तो मैंने कहा यार ये 9 से डिविजिबल है, तो जब 9 से डिविजिबल तो फिलहाल पॉसिबिलिटी लग रही है 9 के हिसाब से तो लग रही है ना। अभी 11 का नहीं किया मैंने, बशर्ते चेक हो सकता है 11 से ना हो। अब जैसे मान लो चेक कर लेते हो तुम, तो विषम स्थानों के अंक हो 6 8 14, 14 5 19, माइनस सम स्थानों के अंकों का योग 4 और 3 7, 7 और 1 8। अच्छा 19 में से 8 गया कितना 11, तो यानी तुमने पाया 11 का मल्टीपल आया, तो यानी ये 9 से भी डिविजिबल और 11 से भी है, तो इसका मतलब ये 99 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर इसको चेक करेंगे तुम, 11 का रूल, 9 का तो हम कर चुके हैं, और अगर 11 का करते तो 7 5 कितना 12, और 12 7 19, माइनस सम स्थानों के अंक 2 और 1 3, 3 और 5 8, 19 में से 8 गया, ये भी 11, तो ये भी 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब 9 और 11 दोनों से है तो 99 से भी होगा।
फिर इसके बाद यहाँ देखो 8 और 4 कितना 12, 12 7 19, ठीक है। विषम स्थानों के अंकों का योग 19 माइनस सम स्थानों के अंक 3 और 1 4, 4 और 4 8, 19 में से 8 गया 11। तो यानी ये भी तुम्हें 99 से डिविजिबल दिखा, ये भी 99 से दिखा, ये भी 99 से दिखा। तो यानी ये तीनों ऑप्शन 99 से डिविजिबल हैं। और जब तुमने इसको चेक किया तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। और जब 9 से नहीं है तो इसका मतलब 11 का चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे 9 और 11 दोनों से होना चाहिए। अगर ये 11 से डिविजिबल हो भी जाए तो भी ये आंसर नहीं होगा। और अगर तुम चेक करते हो जैसे, तो 8 5 कितना 13, 13 6 19, फिर 5 और 8 कितना 13, और 13 7, और 19 में से 20 गया 1 नहीं -1। अब पहले तो ये बताओ 19 में से 20 घटता है? नहीं घटता ना। तो नहीं घटने का भी अर्थ होगा कि नहीं है, ठीक है। -1 बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल ये है, अरे नेगेटिव में कभी आ ही नहीं सकता ना। विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो 0 या 11 का जो गुणज होगा वो पॉजिटिव तो होगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। और अगर नहीं घट रहा तो इसका भी मतलब होता है कि नहीं है डिविजिबल, इसका भी मतलब होता है कि डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो बाकी वैसे ऐसे नहीं करना, फटाफट आप एक एक करके पूरा मत करो। आपको जो आसान लग रहा पहले वो चेक कर लो, ठीक है, कि ये 99 से निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित नहीं है। तो यानी जो 99 से विभाजित नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, या तो वो संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी, या तो वो संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी, या तो दोनों से नहीं होगी। अरे तुमने इसमें देखा नहीं, ना तो 9 से डिविजिबल था, ना तो, हाँ 3 बातें हो सकती हैं। या तो वो 9 से डिविजिबल नहीं होगी, अच्छा बाय द वे 9 से होगी तो 11 से नहीं होगी, फिर अगर 9 से होगी तो फिर 11 से नहीं होगी, या फिर मैंने कहा 11 से हो गई तो 9 से नहीं होगी। और तीसरा केस ये भी है कि क्या पता दोनों से ही ना हो, क्या पता दोनों से ही ना हो, ठीक है। तो अब तुम्हें जो आसान लग रहा वो कर दो। तो मेरे ख्याल से 9 से आसान क्या होगा कि हम पहले क्यों ना 9 का ही चेक कर ले। तो देखो कि ऐसा ऑप्शन, तो 9 की डिविजिबिलिटी की रूल चेक करेंगे तो 8 1 9, 6 3 9, 5 4 9, 9 के पूरे मल्टीपल बने, तो यानी 9 से डिविजिबल है। फिर यहां चेक करोगे 7 2 9, 5 5 10 7 17 1 18, बन तो गए पूरे, ये भी है। फिर यहां चेक करोगे तो 8 और 1 9, ठीक है, 8 और 1 9। फिर इसके बाद चाहे तो पूरा जोड़ लो, 4 7 11, 11 4 15 3 18, तो ये भी है 9 से, है ना। अब इसमें चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा ये भी गलती मत करना, कई बार पेपरों में ऐसी भी गलती करते हो तुम लोग कि तुमने कहा ये 9 से नहीं है, तुमने कहा ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो तुमने कहा ये तो होगा ही मार दो टिक। ऐसा भी होता है, क्या पता ये भी 9 से डिविजिबल हो पर 11 से ना हो, तो इतने में भी नहीं छोड़ना। हाँ तो इसको चेक कर लो। तो अगर चेक करेंगे तो 8 5 13 5 18, 9 का मल्टीपल बन गया आउट, 8 6 14, और 14 7 कितना 21, ठीक है। तो 9 से मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल। और जब ये 9 से नहीं है तो 11 से हो भी जाए, ये हम ये नहीं बोलेंगे कि 11 से भी नहीं होगा, जरूरी नहीं है। 9 से नहीं है ना, तो 11 से हो भी जाए तो भी ये 99 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। चलो एक बताओ अगला वाला, इसको बताओ फटाफट। निम्न में से कौन सी संख्या 156 से विभाजित है? विच वन इज डिविजिबल बाय 156? निम्न में से कौन सी संख्या 156 से विभाजित है?
सी। क्या होगा? सी। चलो देखो सी कितने लोग का है? सी, ठीक है। सी देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 156 से विभाजित है ना? तो पहले तो करो 156 के को प्राइम फैक्टर। तो 156 के को प्राइम फैक्टर 3, 4 और 13 या 12, 13। लेकिन क्या 12 का रूल पता है? तो कोशिश किया करो उनमें तोड़ो कि जिनके तुम्हें रूल भी पता है, जिनके तुम्हें क्या पता है, रूल भी पता। अब तुमने 12, 13 में तोड़ दिया तो भाई फिर दिक्कत आएगी। 12 का तुम जानते नहीं हो, 13 का कोई रूल है नहीं, 13 का कोई रूल है ही नहीं। क्यों? 13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के कोई रूल नहीं होते। प्राइम नंबर के केस में चेक ही करना पड़ता है। जैसे 13 एक प्राइम नंबर है, कोई रूल नहीं है, चेक करना पड़ता है। 17 एक प्राइम नंबर है, कोई रूल नहीं होता, ठीक है, चेक ही करना पड़ता है। 19 एक प्राइम नंबर है, कोई रूल नहीं है, चेक ही करना पड़ता है। प्राइम नंबर के केस में चेक ही करना पड़ता है और कोई तरीका नहीं होता। तो इसलिए आप जब भी को प्राइम में तोड़ोगे तो ऐसा तोड़ो कि जिनमें आप क्या है, रूल भी जानते हो। तो होने को तो वैसे 12 × 13 156 होता है, ठीक है। 12 × 13 क्या होता है? 156। या अब तुम्हें कैसे पता चलेगा, थोड़ा देखो। हाँ, प्राइम नंबर में को प्राइम में कैसे तोड़ना है ये भी सीखो। अब जैसे मुझे पता है कि 156 12 × 13, 12 को मैं 3 4 बोल दूंगा, 3 चौको 12, तो 3 4 13 क्या हो गए इसके को प्राइम फैक्टर? 3 4 13। लेकिन वो तो मुझे पता है ना, पर तुम कैसे तोड़ोगे समझना। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 4 से भी है? अरे है तो सही, आखिरी का 56 है। 14 चौको क्या होता है? पहले जरा टेबल भी याद कर लो। तुम्हें टेबल ही नहीं पता तभी तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। टेबल भी याद, 14 चौको 56 होता है। तो आखिरी के 2 अंक 56 है, 4 एकम 4, 4 चौको 16। जहां 2 की पॉसिबिलिटी दिखे ना, वहां 2 की पावर बढ़ा के चेक किया करो। 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, ऐसे भी चेक कर लिया करो। जहां आपको 2 की पॉसिबिलिटी दिखती है तो आप ये देखा करो खाली कि इसमें और कितने 2 छुपे हैं। तो और कितने 2 मतलब 2 दूनी 4 भी छुपावा, 2 दूनी 4 दूनी 8 भी छुपावा। तो जैसे मुझे दिख रहा है कि ये 4 में ब्रेक होगा, लास्ट 2 डिजिट 56 है, 14 चौको 56 होता है, तो यानी ये 4 में टूटेगा। अब इसको जब 4 में ब्रेक करोगे तो 4 में कितनी बार ब्रेक होगा? 4 3 12, 4 9 36, 4 × 39। 156 को 4 × 39 लिख सकते हो ना? कैसे? अरे 4 का भाग दो ना। आप कहीं बोल रहे 4 × 39 कैसे लिख दिया? मैं बोल रहा इसको 4 में तोड़ो। तो 4 में तोड़ने का अर्थ है कि 156 में 4 का डिवाइड मारो 39 बार। तो जब 4 का डिवाइड 39 बार जा रहा तो इसका मतलब क्या होता है? अरे 4 × 39 156 होता है। 4 × 39 क्या होता है? 156। तो पहले तुमने 4 × 39 तोड़ दिया। अब इसके बाद 4 × 13 3 39 नहीं होता, 13 3 क्या होता है? तो हो गया, बस बन गए को प्राइम फैक्टर। 4 13 3 में क्या कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 156 के जो को प्राइम फैक्टर बने वो 4 13 और 3 बने। तो जो नंबर 4 3 और 13 तीनों से डिविजिबल होगा वो 156 से भी होगा। क्यों? जब बड़े नंबर होंगे तो को प्राइम फैक्टर भी तो ज्यादा बनेंगे, को प्राइम फैक्टर भी तो ज्यादा बनेंगे। तो भाई 156 के जो को प्राइम फैक्टर वो 3 4 और 13 हैं, 3 4 और 13। तो करो चेक, पहले 3 का ही चेक कर लो। 3 का मल्टीपल 6, 4 2 6, 8 8 16 5 21। 3 का मल्टीपल है यानी 3 से डिविजिबल है, परंतु दिख भी रहा होगा 4 से नहीं है। आखिरी के 2 अंक 42, 42 4 का मल्टीपल कहाँ होता? तो ये 3 से डिविजिबल है पर 4 से नहीं है, तो 156 से नहीं हो सकता। तो ये 156 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो 3 4 और 13 तीनों से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब है कि ये आपका 3 से तो था परंतु 4 से नहीं है। फिर यहाँ आओ, 4 से दिख रहा है 4 छक्के 24, आखिरी के 2 अंक 4 छक्के, तो 4 से दिख रहा है। 3 का चेक करो, 4 2 6,
8 और 1 9, 4 बच गया। 3 का मल्टीपल कहाँ है? 3 का मल्टीपल कहाँ है? तो यानी ये भी आंसर नहीं है। फिर आ जाओ, 4 का दिख रहा है 48, 12 चको 48, 4 का है, 3 का चेक कर लो। 8 1 9, 1 9 ये बन रखा पूरा पूरा, 5 4 9, तो 3 से डिविजिबल है और साथ में 4 से भी है, तो हो सकता है 13 से भी हो, पर मत दो 13 का भाग। थोड़ा इसको चेक कर लो, क्या पता ये आउट हो गया तो फिर यही बचा। अरे अगर ये आउट हो गया तो फिर बचा यही, तो यही आंसर होगा फिर, ठीक है, बजाय 13 का भाग देने के। अब अगर मैं इसको देखूं तो 4 से तो दिख रहा है 4 3 12, 3 की बात करूं तो 2 और 1 3, 6 बन गया, 7 और 2 9, बच गया 8। 8 3 का मल्टीपल कहाँ है? 8 3 का मल्टीपल कहाँ है? तो ये भी आउट हो गया। तो इस प्रकार से ये भी 156 से डिविजिबल नहीं हो सकता, ये भी 156 से डिविजिबल नहीं हो सकता, ये भी 156 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो फाइनली बचा ये, क्योंकि तुमने एक तो 3 और 4 चेक कर लिए, तो ऑटोमेटिकली 13 से भी हो ही जाएगा, ऑटोमेटिकली 13 से भी हो ही जाएगा। 13 का चेक करने की जरूरत नहीं है ना। ये मत बोलना कि क्या पता 13 से नहीं हुआ तब, तो फिर और आंसर कौन क्या होगा फिर बताओ? चारों ही बाहर हो गए तो आंसर होगा क्या फिर? नहीं आता है ना, कई बार तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि क्या पता 13 से भी ना हो तब, तो चारों में से कोई ना कोई तो आंसर होगा ही ना, चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई तो होगा ही। तो अंडरस्टूड है कि जब ये 3 से हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली 13 से भी होगा, क्योंकि चारों में से किसी ना किसी ने तो आंसर होना ही है। तो यही आंसर है आपका 590148 जो होगा वो 156 से क्या होगा? फुली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये तो थे आपके डिविजिबिलिटी के रूल और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बाद प्राइम नंबर पे भी। हाँ, प्राइम नंबर पे भी पेपरों में कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, और प्राइम नंबर पे कुछ बेसिक प्रश्न बनते हैं पेपरों में, तो यानी आपको थोड़ा बहुत प्राइम नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए, अभाज्य संख्याओं के बारे में भी पता होना चाहिए। तो खैर आपको पता ही है कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं अपने अलावा, ठीक है। अपने आप से तो सभी होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो किसी से भी विभाजित ना हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर ऐसी संख्याएं जिनके कोई गुणनखंड नहीं होते, ऐसी संख्याएं जिनके कोई भी गुणनखंड नहीं होते अभाज्य संख्याएं कहलाती है, तभी तो वो किसी से डिविजिबल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल 12 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 2 से डिविजिबल है, 12 3 से डिविजिबल है, 12 4 से डिविजिबल है, 12 6 से डिविजिबल है, 12 स्वयं 12 से भी है। अब 12 2 3 4 6 12 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि ये सब इसके फैक्टर है। अरे कोई भी संख्या हमेशा अपने गुणनखंडों से विभाजित होती है। क्या 12 में 5 का भाग जाता है? क्यों नहीं जाता? क्योंकि 5 12 का फैक्टर ही नहीं होता, ठीक है। जो नंबर के फैक्टर होंगे उसी से तो डिविजिबल होगा, तो 5 12 का फैक्टर ही नहीं है, और जब 5 12 का फैक्टर नहीं है तो 5 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अभाज्य संख्या तुम दो टाइप से बोल सकते हो डेफिनेशन। एक तो ये कह सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो किसी से भी विभाजित ना हो। तो क्यों ना हो भाई किसी से? इसलिए ना हो कि उनके कोई फैक्टर ही नहीं होते। अगर फैक्टर होते तो डिविजिबल होता। 13 क्या किसी से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों? 13 के कोई फैक्टर है ही नहीं सिवाय 1 और 13 के, और 1 और 13 से तो हर कोई नंबर डिविजिबल होता है अपने आप से, और 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता है। तो 13 के कोई भी फैक्टर नहीं है, इसीलिए 13 किसी से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए अभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी से विभाजित ना हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनके कोई भी गुणनखंड ना हो, ऐसी संख्याएं जिनके कोई भी गुणनखंड ना हो। जब क्योंकि उनके जब गुणनखंड नहीं होते तभी तो किसी से डिविजिबल नहीं है। अगर गुणनखंड होते तो डिविजिबल होते। फिर तो अभाज्य संख्या मतलब दो टाइप से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप दो टाइप से डिफाइन कर सकते हो अभाज्य संख्याओं को। और अभाज्य संख्या को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो किसी से भी विभाजित ना हो अभाज्य कहलाती हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके कोई गुणनखंड नहीं होते तभी तो वो किसी से विभाजित नहीं है, मैंने कहा, तो ऐसे भी कह सकते हैं हम।
अब देखो प्राइम नंबर पे भी कुछ बेसिक प्रश्न आ जाते हैं कई बार पेपरों में, छोटे मोटे। तो अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, सारे तो याद करना पॉसिबल नहीं है भाई। गिनती कहाँ तक होती है? काउंटिंग, इनफाइनाइट, अनंत। तो प्राइम नंबर भी अनंत तक होंगे, फिर प्राइम नंबर भी, अभाज्य संख्याएं भी अनंत तक होंगी फिर। तो सारे नंबर पॉसिबल नहीं है, पर एटलीस्ट 100 तक पता होना चाहिए। अक्सर पेपर में 100 तक पे क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो ऐसे बेसिक प्रश्न भी पूछ लेता है पेपर में कि 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ, कि 100 तक में कितनी संख्याएं अभाज्य होती है, हाउ मेनी नंबर्स आर प्राइम अप टू 100। तो 100 तक में कितनी संख्याएं अभाज्य? 25। कितनी संख्या होती है? 25। 25 संख्याएं अभाज्य होती हैं 100 तक में। उसके लिए एक फॉर्मूला भी है, 44, 22, 32, 23, 21। 100 तक के लिए अभाज्य संख्याओं के लिए फॉर्मूला कि 100 तक में कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं? 25। और इसके लिए फॉर्मूला है 44, 22, 32, 23, 21। याद करने के लिए भी आसान है। 44 आधा करो 22, फिर उसके बाद आपका 32, उसका रिवर्स 23, 32 का रिवर्स 23, और 23 से पहले ऑड नंबर 21, 23 से पहले ऑड नंबर 21। तो 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 25, और फॉर्मूला है 44, 22, 32, 23, 21। मतलब अगर इन सबको ऐड करोगे तो 25 आएगा। 4 4 8, 8 2 10 2 12 3 2 2 3 2 1, जोड़ के कितना आ रहा? तो यानी 100 तक में कितनी संख्या है अभाज्य? है ना। अब ये फॉर्मूला इसलिए याद नहीं किया कि 25 रखने के लिए। इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने से बढ़िया तो 25 याद कर लो। तो इसका कुछ मीनिंग है, हाँ, इसीलिए बताया। नहीं तो मैं बेवकूफ़ थोड़ा हूँ कि मैं तुमको बोलता इसकी 25 याद कर लो और इतना बड़ा फॉर्मूला दे रहा मैं तुम्हें 44, 22, 32, 23, 21 और 25 याद रखने के लिए। नहीं, इसमें प्रत्येक डिजिट का अपना मीनिंग है। बहुत हेल्प करता है ये। कई बार पेपर में ऐसे बेसिक प्रश्न आते हैं कि 60 से 80 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, 60 से 80 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। या कई बार ऐसे आते हैं कि 40 से 80 तक में कितनी संख्याएं अभाज्य होती है। बहुत टाइप से इसका यूज है। अब इसमें देखो 44, 22, 32, 23, 21 का मतलब क्या है? ये सिर्फ हमने 25 याद करने के लिए नहीं बनाया है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बना है इसलिए फर्स्ट 4 का मतलब है 1 to 10। 1 से 10 में 4 संख्याएं अभाज्य होती हैं। पहले 4 का मतलब है 10-10 के गैप में चलो। 10 से 20 में भी 4 होती है। 10 से 20 में भी कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं। फिर आपका 20 से 30 तक में 2 होती हैं। फिर 30 से 40 तक में भी 2 होती हैं। फिर 40 से 50 में 3 होती हैं। फिर 50 से 60 में 2 होती हैं। फिर 60 से 70 में 2 होती हैं। फिर 70 से 80 में 3 होती हैं। फिर इस 2 का मतलब है 80 से 90 में 2, और लास्ट 1 का मतलब है 90 से 100 में 1। सबका अपना अपना मीनिंग है। फर्स्ट फॉर्मूला 1 to 10, देयर आर 4 नंबर्स। 1 से 10 तक में 4 संख्याएं होती हैं अभाज्य। सेकंड 4 का अर्थ है 10 से 20 में भी 4। इस 2 का अर्थ है 20 से 30 में कितनी? 2। 30 से 40 में 2। 40 से 50 में 3। 50 से 60 में 2। 60 से 70 में 2। 70 से 80 में 3। 80 से 90 में 2, और 90 से 100 में 1। कौन कौन सी? तो थोड़ा ये भी पता होनी चाहिए। एटलीस्ट 100 तक में, सारे तो नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट 100 तक में तो पता होना चाहिए। तो 1 से 10 में 2, 3, 5, 7। 1 से 10 तक में 2, 3, 5, 7। 10 से 20 में 4, कौन कौन सी? 11, 13, 17 और 19। 11, 13, 17, 19। फिर 20 से 30 में 2, कौन कौन सी? 23 और 29। 23 और 29, ठीक है। 30 से 40 में 2, कौन कौन सी? 31, 37। 31 और
37। 40 से 50 में 3, कौन कौन सी? 41, 43, 47। 41, 43, 47। 50 to 60 में 2, कौन कौन सी? 53 और 59। 51 नहीं, 17 तियाँ 51 होता है। 57 भी नहीं, 19 तियाँ 57 होता है। क्यों? अभाज्य संख्या मतलब जिनके कोई फैक्टर ना हो या किसी से डिविजिबल ना हो। तो 51 डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 17 से भी डिविजिबल है, ठीक है। वो आपका 57 डिविजिबल है 3 से, 19 से। तो 53 और 59। 60 से 70 में 2, कौन कौन सी? 61, 67। 61 और 67। 70 से 80 में 3, 71, 73 और 79। 71, 73 और 79। 80 से 90 में 2, 83 और 89। 89, 87 नहीं, 29 तियाँ 87 होता है। 29 तियाँ क्या होता है? 87 नहीं पता होगा, पर 29 तियाँ होता है। 90 से 100 में 1, 97। 90 to 100 में 1, 97। तो ये है आपकी 100 तक में अभाज्य संख्या। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है इम्पॉर्टेंट, जो काम आता है बहुत जगह, और वो क्या है? ये अभाज्य संख्या है ना सब, इनमें एक अभाज्य संख्या ऐसी है जो इवन भी है, 2। तो नोट कर लेना कि 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। 2 is only a prime number which is also an even number. 2 is only a prime number which is also an even number. 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। 2 के अलावा कभी भी कोई अभाज्य संख्या सम नहीं होती, या इसी का रिवर्स बोलूं तो 2 के अलावा ऐसा कोई इवन नंबर नहीं होता जो प्राइम हो। 2 के अलावा ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं होता जो प्राइम हो। या कह सकते हैं कि 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। इसके आगे तुम चलते जाओ, आगे कोई भी अभाज्य तुम्हें इवन नहीं मिलेगी कभी। तो 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, या 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है, इवन भी है। 2 के अलावा कभी भी कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होता, या 2 के अलावा कभी भी कोई प्राइम नंबर इवन नहीं होता। ठीक, तो चलो इतना, बाकी कल कराऊंगा फिर इसमें।